तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपक्रिया की कोटि, जिसमें हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया और फर्स्ट कोटि की अपक्रिया, यानी कि शून्य और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर कोटि। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, क्वेश्चन वाले में अध्ययन किया था 2-3 क्लास में। उसके पहले टॉपिक क्या था, दर नियतांक की यूनिट। तो हमने यूनिट निकालना सीख लिया कि किस प्रकार हम उसकी यूनिट अर्थात जब अपक्रिया की दर निकालते हैं लास्ट में जो उसकी मात्रक होता है उसको किस प्रकार फाइंड करते हैं, ये हमने जान लिया था। किसकी सहायता से कि जब कोट दी रही, जब कोट हमें कोई रिएक्शन अगर दी गई हो तो उसका कोट ज्ञात करते हैं, फिर कोट का मान उस समीकरण में रख देते हैं, तो हमें फाइंड हो जाता है कि दर की यूनिट क्या है, दर की मात्रा क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक अपक्रिया की कोटि। किस प्रकार जानते हैं अपक्रिया की कोट, आप जान ही गए हैं कि अपक्रिया की कोट क्या होती है। तो अपक्रिया की कोट किसी प्रायोगिक अपक्रिया में, किसी प्रायोगिक अपक्रिया में क्रिया कारक के कुल मोलों की संख्या, क्रिया कारक अर्थात रिएक्टेंट, जैसे कोई रिएक्शन हो गया ए एरो बी, या फिर बोल सकते हैं ए प्लस बी एरो सी। ओके, अब यहाँ पर क्रिया कारक, यहाँ पर कुछ मोल होंगे, यहाँ पर कुछ मोल होंगे। मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है ना। इन सब के ये जो क्रिया कारक के मोल हैं, इन मोलों की कुल संख्या अर्थात 1 + 2 यहाँ पर हो जाएगा, m + n जो है 1 + 2 हो जाएगा। यही क्रिया कारक के कुल मोलों की संख्या ही अपक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो, किसी प्रायोगिक अपक्रिया में क्रिया कारक के कुल मोलों की संख्या कोटि कहलाती है। आई बात समझ में? फिर उसे क्या कहते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि माना कि दर समीकरण r बराबर k a⁻m एंड b⁻n, ये कोई दर समीकरण है किसी रिएक्शन का, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, क्रिया कारक a, क्रिया कारक b एंड कोटि m एंड कोटि n। ओके, तो अब इससे हमें क्या दिख रहा है कि a के संदर्भ में कोटि क्या होगी, m होगी, और b के संदर्भ में कोटि n होगी। कितनी बात है समझ में? m क्या है, a के संदर्भ में कोटि, और n क्या है, b के संदर्भ में कोटि। अब कोटि ज्ञात करने के लिए इन्हीं दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये अपक्रिया की कोट यही m + n ऐड हो जाती है, तो निकल जाती है अपक्रिया की कुल कोटि। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपक्रिया की कोट धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, शून्यात्मक कैसे भी हो सकती है, ये पॉइंट याद रखें। ओके, अपक्रिया की कोट धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है और शून्यात्मक भी हो सकती है। ओके, ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार ये शून्यात्मक बोल रहे हैं, फिर ऋणात्मक बोल रहे हैं, भिन्नात्मक बोल रहे हैं। आप फाइंड करेंगे क्वेश्चन तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए m = 0 एंड n = 0, ये जो मान है m = 0 एंड n = 0, तो जब किसी के पावर 0 लग जाती है तो उसका मान क्या होता है, 1। ये तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर k एक्टिव मास 1 की पावर 0, b एक्टिव मास में है जिसकी पावर 0 है, तो इन सब का मान 1 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो r = k, कांस्टेंट k के बराबर हो जाता है। अब देखते हैं ये फाइंड रिएक्शन है किसकी, अपक्रिया की दर में, किसके लिए, शून्य कोटि के लिए अपक्रिया की दर किसके बराबर है, k के। अब ये यहाँ पर देखो, जब फाइंड रिएक्शन मतलब हम रिएक्शन ज्ञात कर लिए, मतलब उसका वैल्यू प्राप्त कर लिया, तो उसमें क्रिया कारक की उपस्थिति नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें जो कोटि होती है m का मान 0 होता है, n का मान 0 होता है।
तो अब शून्य होने के कारण ये क्रिया कारक के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कौन? अब क्रिया की दर। अब क्रिया की दर क्रिया कारक के कोड पर निर्भर नहीं करती। वे रिएक्शन शून्य कोड की रिएक्शन होती है। यहाँ पर जैसे लिखा है शून्य कोड की अपक्रिया के लिए अपक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ओके, इतनी बात आई समझ में? अब एक क्वेश्चन की सहायता समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर देखो सांद्रता दी गई है क्रिया कारक ए की 1 2 3 3 स्टेप में 3 प्रकार की सांद्रताएं दी गई हैं। उसी प्रकार इन सभी के लिए ये अपक्रिया की दर दिया गया है। ये R इसके लिए, 2m के लिए इसके, 3m के लिए इसके, ये मोल है। तो अब देखो ये तो सांद्रता सभी में डिफरेंट है क्रिया कारक ए के लिए, और इसके लिए अपक्रिया की दर ये 2 × 10 to the power -3, 2m के लिए भी 2 × 10 to the power -3 एंड 3m के लिए 2 × 10 to the power -3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इन तीनों के लिए ये जो दर है समान है। अब समान है इसलिए हम कह सकते हैं अपनी कोड क्या होगी, शून्य कोड की होगी। शून्य कोड की अपक्रिया होगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपक्रिया की दर शून्य कोड के रिएक्शन में अपक्रिया की दर क्रिया कारक ये जो दिए हैं ये तीनों इनकी सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करता। तो हम आसानी से कह सकते हैं ये शून्य प्रकार की रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अपक्रिया की दर जो है सभी में इक्वल है। ओके, शून्य कोड की अपक्रिया, क्योंकि अपक्रिया की दर तीनों में समान। आगे बात समझ में क्यों है? क्योंकि अपक्रिया की दर तीनों में समान है। ओके, ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।